स्टूडेंट्स। तो आज हम आपका आईसीएसई के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 जो है कैलोरीमेट्री वो वाला करेंगे क्लास 10th का। तो देखो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना एक सब्सटेंस में, वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, राइट। जिसकी वजह से उनके पास हमेशा कनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, क्योंकि मोशन है तो कनेटिक एनर्जी होगी, है ना, क्योंकि वेलोसिटी है सबके पास। उसके बाद में ऑल्सो क्या होता है भी, सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हर एक मॉलिक्यूल के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ठीक है, तो अब एक टर्म होती है इंटरनल एनर्जी, जिसको हम डिफाइन करते हैं कनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में जितनी, एक मॉलिक्यूल का अगर हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी कितनी है, तो वो होगा उसका किनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और हीट एनर्जी क्या होती है, वो होती है टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। आपके पास एक सब्सटेंस है, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जीज को सम कर दो, उसको हम बोलेंगे हीट एनर्जी। ठीक है, तो अगर सही डिफाइन बोले तो क्या है, हीट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी। ठीक है, इट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। ये आपने एक्सपीरियंस भी करा होगा। जैसे आप एक बोल ले लो पानी का भर के, और हम क्या करते होते हैं, अगर हमारे पास चाय होती है जो गर्म होती है एक कप में, तो हम वो चाय को उस बोल में रख देते हैं, है ना, पानी वाले बोल में। तो उससे क्या होगा, हमारी चाय जो होती है वो ठंडी हो जाती है, और जो बोल होता है उसका पानी रिलेटिवली पहले से वार्म हो जाता है ना। तो वही बात है। तो हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो हुई, चाय वाले कप में से पानी में फ्लो हो गई, राइट। तो देखो, द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट इज कॉल्ड क्लोरीमेट्री। ठीक है, क्लोरीमेट्री जो शब्द है वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट। ठीक है, अभी यूनिट्स क्या होते हैं हीट के, ऐसे यूनिट होता है जूल। कोई हीट भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, तो ऐसे यूनिट इसका है जूल। कॉमनली यूज जो यूनिट है वो क्या है, कैलोरी। ठीक है, एक ये हमने उसमें भी जो आपका एनर्जी वाला चैप्टर था उसमें भी आया था, ये दोनों चीजें कैलोरी उसमें आई थी, राइट। वही बात है। अभी देखो, अभी हम डिफाइन करेंगे वन कैलोरी होता क्या है। 1 calorie is the heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water, ठीक है, from 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। इतनी हीट एनर्जी, 1 कैलोरी, वो इतनी हीट एनर्जी है जो हमें चाहिए 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर राइज करने के लिए, फ्रॉम 14.5 डिग्री टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 1 कैलोरी अगर हम जूल्स में बोले तो कितना होता है, 4.186 जूल्स, जिसको हम 4.2 जूल्स भी बोल देते हैं, right? उस हिसाब से 1 किलो कैलोरी क्या होगा, 1 किलो कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो देखो अभी हम आ गए टेम्परेचर पे। अभी टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। जो है हीट वो एनर्जी है। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। ठीक है, भी बॉडी कितनी ज्यादा हीट है, बॉडी में कितनी ज्यादा हीट है, या फिर, है ना, मतलब बॉडी में कितनी ज्यादा हीट है, वो उसका मेजरमेंट कैसा होगा, टेम्परेचर से, राइट। इट डिटर्मिन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट। ठीक है, ये डिटर्मिन करता है कैसे, वही बात होगी, जिस बॉडी में ज्यादा टेम्परेचर है, जिस बॉडी का ज्यादा टेम्परेचर है, इसका मतलब उसमें हीट ज्यादा है, उसका डिग्री ऑफ हॉटनेस ज्यादा है। तो वहां से दूसरे बॉडी में जिसका कम टेम्परेचर है, जिसमें डिग्री ऑफ हॉटनेस कम है, उधर को फ्लो होगा, राइट। देखो, नो ट्रांसफर ऑफ हीट कब होगा, जब बॉडीज आर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, बट इट डज नॉट मीन दैट दे हैव इक्वल हीट इन देम। ये याद रखना, अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम है ना, तब ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होगा। लेकिन जब उनका टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब ये नहीं है भी दोनों में हीट एनर्जी सेम है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, मान के चलो एक आपके पास ऐसे बोल है, और एक आपके पास छोटा बोल है। ठीक है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है। ठीक है, इसमें है 1 kg वाटर, इसमें है 10 ग्राम। ठीक है, अभी 1 kg वाटर में इसकी हीट क्या होगी, हीट एनर्जी क्या होती है, टोटल इंटरनल एनर्जीज का सम। एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी मान के चलो दोनों में सेम है, दोनों में कितनी है इंटरनल एनर्जी, मान लो 1 जूल है एक उसका, एक बॉडी, एक मॉलिक्यूल का। ठीक है, अभी इसमें बहुत ज्यादा, इसमें मॉलिक्यूल ज्यादा है, राइट। तो इसमें मॉलिक्यूल ज्यादा है तो उससे क्या होगा, इसकी हीट ज्यादा होगी। ठीक है,
क्यों? क्योंकि हीट क्या था, टोटल इंटरनल एनर्जीज का सम, तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है तो हीट ज्यादा हो गई। इसमें मॉलिक्यूल्स कम है, राइट, तो इसकी हीट कम हो गई। लेकिन दोनों में इंटरनल एनर्जी तो एक मॉलिक्यूल कितनी ही है, राइट। इस इसलिए दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। टेम्परेचर उससे होता है भी, किनेटिक एनर्जी कितनी है मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। मतलब इंटरनल एनर्जी एक मॉलिक्यूल के ऊपर काइंड ऑफ टेम्परेचर डिपेंड करता है, right? तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन हीट दोनों में अलग है क्योंकि दोनों की क्वांटिटी अलग है। ठीक है, तो अगर आप दोनों को एक जगह पे रख दोगे ना, तो कोई हीट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, दोनों उसी टेम्परेचर पर रहेंगे, राइट। ये याद रखना। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंटेन्ड इन बॉडी, नहीं सॉरी, ये वाला नो ट्रांसफर ऑफ हीट वाला, ये वाला याद रखना। ठीक है, तो देखो अगला पॉइंट क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंटेन्ड इन बॉडी डिपेंड्स ऑन मास, वही बात जो अभी मैंने आपको डायग्राम से बनाया, राइट। टेम्परेचर एंड द मटेरियल ऑफ द बॉडी, तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो मास, अभी यहाँ पे देखो मटेरियल सेम था दोनों का, टेम्परेचर सेम थे दोनों में, जो मैंने एग्जांपल बनाया था, राइट। लेकिन दोनों का मास अलग था, इसलिए हीट मास पे डिपेंड करती है, वो मैंने आपको एग्जांपल से यहीं पे दिखा दिया। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, वो हम अभी हमने वो तो हमें नॉर्मली पता ही है ना। और मटेरियल ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, हीट एक बॉडी में कितनी है। ठीक है, तो अभी देखो यूनिट्स क्या है टेम्परेचर के। ऐसे यूनिट होता है केल्विन, लेकिन मोस्टली हम डिग्री सेल्सियस में भी करते हैं। तो अगर टी केल्विन है तो वो क्या होगा, टी केल्विन इज इक्वल टू, टी मतलब कोई भी केल्विन मान के चलो, समथिंग है ना। टी केल्विन इक्वल टू 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आप डिग्री सेल्सियस वाला निकाल सकते हो। मान के चलो अगर आपके पास, उन्होंने बोला 10 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करो, तो कितना होगा, डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा, 10 माइनस 273 हो जाएगा, है ना। इसको उधर ले जाएंगे तो कितना आ गया, माइनस 263, राइट। तो ऐसे हम निकाल सकते डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे अगर कन्वर्जन आ गई तो ये याद रखना, ये वाली चीज, राइट। देखो डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ऑलमोस्ट सारा जो हमने ऊपर वाली चीजें करी है उसका पूरे का सार ही है। सार मतलब समरी, राइट। में देखो हीट अब्सॉर्ब्ड और हीट रिलीज्ड, ये वाला फार्मूला इस चैप्टर, हर चैप्टर में ना एक या दो फार्मूलाज होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। इसमें ये है, इस फार्मूला के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, आएगा ही आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में से अगर सिर्फ उन्होंने एक क्वेश्चन डालना होगा ना, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसी फार्मूला के ऊपर वाला ही क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल ही डालेंगे, राइट। तो हीट अब्सॉर्ब्ड और हीट रिलीज्ड, उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम है मास उस बॉडी का, डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है एक सब्सटेंस की। ठीक है, अभी वो क्या होती है, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी, इसका डिफाइन क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट, इतनी हीट एनर्जी जो हमें चाहिए, एक वन टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, मोस्टली हम 1 ग्राम लेके आए यूनिट मास। ठीक है, एक यूनिट मास सब्सटेंस का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हमें हीट चाहिए वो होती है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन तो सेम ही बात होगी ना, समझ रहे हो ना। 1 डिग्री से हमने बढ़ाना है, 1 डिग्री जितना होता है, 1 डिग्री सेल्सियस जितना होता है उतना ही 1 केल्विन होता है अमाउंट में। दोनों वैसे अलग हैं। 1 केल्विन कितना होगा, अगर हम वैसे बोलेंगे 1 केल्विन है कोई सब्सटेंस, तो वो कितना होगा, -272 डिग्री सेल्सियस होता है। उस हिसाब से अलग है, लेकिन अगर क्वांटिटी वाइज बोले तो दोनों क्वांटाइज्ड है ना, सेम तरह से क्वांटाइज्ड है। तो ये देखो, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, ये याद रखना, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, हेंस इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस। ये सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, यूनिट्स क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो, इनको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, मैंने कभी नहीं रटा था, कोई नहीं रटता भाई। ठीक है, अभी देखो Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी है, ये वाली चीज है ना। Q क्या है, जूल। M को इधर ले जाओ, M क्या होता है, मास होता है, तो के जी -1 आ जाएगा, है ना उसके। और डेल्टा टी को भी उधर ले जाओ, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर ही है, तो केल्विन का भी -1 आ जाएगा। तो ये देखो वही बात आ गई। और अगर डिग्री सेल्सियस में ले रहे हो तो ऐसे आ जाएगा, राइट। मतलब वही है, अगर कैलोरी होगी, अगर आप हीट कैलोरी में ले रहे हो तो ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा,
वन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर केल्विन, है ना, सेम ही है सारी चीजें। तो इतना हो जाएगा, राइट। तो ये देखो, हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। अभी हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ा सा इनमें अंतर है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अभी हमने देखा, अभी हीट कैपेसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इट्स का मतलब यहाँ पे है सब्सटेंस, ठीक है। वहां पे क्या था? यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हीट, यहाँ पे है पूरा सब्सटेंस। जैसे मान के चलो, अगर मेरे पास कोई कैसे बताऊं, चलो ये ले लो, अगर मेरे पास ऐसा कोई ऐसे बॉक्स है, मान लो, ठीक है। अभी बॉक्स की मैंने हीट बढ़ानी है 1 डिग्री सेल्सियस की। अगर मैंने इसको हीट दिया और इसका मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया 1 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो मैंने जितनी हीट दी वो इसकी है हीट कैपेसिटी, ठीक है। और अगर मैंने इसके सिर्फ एक यूनिट मास का हीट बनानी बढ़ानी है, यूनिट मास मान के चलो, मैं यूनिट मास मान रहा हूँ 1 ग्राम, ठीक है। अगर मैंने इसके 1 ग्राम का, अगर मैं इसको भी कट करूंगा, इसमें से 1 ग्राम निकालूंगा, अगर मैंने 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ाने के लिए हीट लगी, वो है स्पेसिफिक हीट। समझ गए ना? तो फिर अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा? सी डैश को कैसे लिखेंगे? एम सी। पता चला ना क्यों? वेयर एम इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस, राइट। देखो, अगर नहीं समझ आया, मैं एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ। मान के चलो आपके पास 10 ग्राम वाटर है और आपको दिया हुआ है 1 ग्राम वाटर, जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वाटर की। 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको देना पड़ा 1 जूल, नहीं 1 कैलोरी। मान के चलो आपको देना पड़ा 1 कैलोरी। अभी बोल रहे हैं 10 ग्राम वाटर का 1 डिग्री बढ़ाने, तो कितना दोगे? तो कितना, वो हीट कैपेसिटी मान रहे हैं, तो 10 कैलोरी दोगे ना, ऑफ कोर्स। तो वो क्या लिख सकते हैं हम? हीट कैपेसिटी कितना हो गया? एमसी हो गया। आपने वही करा है, 10 × 1, राइट। तो उस हिसाब से हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी सी डैश इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, है ना, क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होता है? क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, राइट। देखो, हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी सप्लाइड अपॉन राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसके यूनिट्स भी आप वैसे ही निकाल सकते हो जैसे मैंने पहले बोला था। देखो, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन दोनों का डिफरेंशिएशन ये भी पढ़ लेना। जो मैंने ये डिफरेंशिएशन बीच में डाले होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट ऊपर वाली जो पूरी चीज थी उसका ऑलमोस्ट सार होता है, समरी होती है, राइट। अगर आप इसको पढ़ोगे, आपको यहाँ से ही ऊपर वाली सारी चीजें आ जाएंगी, सारे नोट्स यहाँ पे कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड फॉर्म में लगा लो ऐसे। अब देखो, यूजली अ गुड कंडक्टर हैज लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, वेयर एज अ बैड कंडक्टर हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 0.4 एंड वाइल ऑफ वाटर इज 4.2, ठीक है। ये क्या बात हुई? अगर आपको आपने कंडक्ट करना है हीट इस बॉडी से, अगर मेरे ऐसे दो हाथ हैं, ठीक है, इसका कोई टेम्परेचर है, इसका कोई टेम्परेचर है, मैंने कंडक्ट करना है, दोनों में हीट कंडक्ट करनी है। तो मैंने मान के लिए पेंसिल बीच में लगा दी, ठीक है। अगर तो ये अच्छा कंडक्टर होगा हीट का, तो ये खुद कम अब्जॉर्ब करेगा, राइट। सारी की सारी हीट इधर जल्दी जल्दी भेज देगा। तो अगर ये कम अब्जॉर्ब खुद कर रहा है, खुद इसका टेम्परेचर बहुत कम, अगर ये कम अब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब गुड कंडक्टर है और जल्दी राइज हो रहा है कम एब्जॉर्ब करने से, तो वो क्या होगा? लो स्पेसिफिक हीट होगी, राइट। अगर ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, तो ये बैड कंडक्टर हो गया, है ना। तो उसी हिसाब से a substance with low specific heat gets heated fast, right, as compared to a substance with high specific heat capacity if we provide the same amount of heat to the both the substance, right। देखो, अभी नोट, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सेम सब्सटेंस इज डिफरेंट इन इट्स डिफरेंट फेजेस, ये याद रखना। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, राइट। Of ice is 2100 joule per kilogram per Kelvin, and of steam is 460 joule per kilogram per Kelvin, ठीक। अभी क्लोरीमीटर एक डिवाइस होता है, उसके बारे में। क्लोरीमीटर क्या ऐसा डिवाइस होता है? सिलेंड्रिकल वेसल होता है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए कितनी हीट बढ़ी या फिर कितना भी हीट का लेन देन हुआ है, टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज मिक्स्ड विद द अदर बॉडी, ठीक है। तो इट इज मेड ऑफ अ थिन शीट ऑफ कॉपर, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई। जो मैंने सिर्फ फोटोज लगाई होती है ना, वो भी पढ़ लेना भाई, वैसे नहीं है भी, वैसे ही लगा दो। देखो, इट इज मेड ऑफ अ थिन शीट ऑफ कॉपर, बिकॉज ये गिव रीजन में आ सकता है। कॉपर, 2 मिनट। बिकॉज क्या है पहला रीजन? कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट,
सो द वेसल सून एक्वायर्स द टेम्परेचर ऑफ इट्स कंटेंट्स, है ना, तो हीट लॉस कम हुआ। Copper has the low specific heat capacity, so the heat capacity of calorimeter is low, and the amount of heat energy taken by the calorimeter from its contents to acquire the temperature of its content is very small. ऊपर वाला पॉइंट इन्होंने फिर से नीचे लिख दिया एक हिसाब से। The outer and the inner surfaces of vessel are polished so as to reduce the loss of heat due to radiation. ये भी एक आ गया भी, पॉलिश क्यों होते हैं, वो पूछेंगे पॉलिश क्यों होते हैं, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन, ठीक है। मैं जितनी भी हीट, अगर रेडिएशन क्या होते हैं ऐसे, जैसे इंफ्रारेड रेज हमने पढ़ा था, तो वो आएंगे, अगर पॉलिश्ड है टकरा के वापस आ जाएंगे, है ना, तो कुछ ऑब्जॉर्व नहीं हुआ। अगर ब्लैक होता तो उसने ऑब्जॉर्व कर लेना था, तो हीट का लॉस हो जाना चाहिए। सॉरी, फॉर इंसुलेशन इट इज प्लेस्ड इनसाइड अ वुडन जैकेट, भी बाहर को हीट ना जाए ज्यादा, है ना। द स्पेस बिटवीन द क्लोरीमीटर एंड द जैकेट इज फिल्ड विद सम पुअर कंडक्टर सच एज वूल, cotton, etc. to avoid the heat loss by conduction. It is covered with a wooden lid to avoid the heat loss by convection. ठीक है, मतलब हर हर तरह से हम हीट लॉस को अवॉइड करना चाहते हैं, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन से, राइट। द लिड हैज टू होल्स, वन फॉर द स्टरर एंड द अदर फॉर द थर्मोमीटर, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न फ्रॉम द above पैराग्राफ क्या है, द क्लोरीमीटर इज मेड ऑफ कॉपर बिकॉज, दो रीजन जो थे पढ़ लो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर या फिर प्रिंसिपल ऑफ क्लोरीमेट्री, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की, इसी में ही वो वाला फॉर्मूला यूज होगा जो मैंने बोल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, इफ नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स, अगर कोई भी हीट लॉस नहीं हुआ सराउंडिंग्स में, तो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी, याद रखना। यही है पूरे का पूरा, ये पूरा आपका है प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ मिक्सचर्स, या फिर मोर जनरली प्रिंसिपल ऑफ क्लोरीमेट्री, ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी याद रखना, किस लॉ पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। मैथमेटिकली क्या होता है ये, m1c1 t1 माइनस टी इक्वल टू m2c2 t माइनस t2। अभी t क्या है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज। देखो आपने दो बॉडीज रखी, एक हॉट थी एक कोल्ड थी, आपने दोनों को वो करवा दिया, साथ में रख दिया मान के चलो, ठीक है। अभी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट जाएगा, और एट दिन तब तक जाएगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, राइट। जब टेम्परेचर सेम हो गया, वो वाला टी है, ठीक है। तो इस बॉडी ने जितना लूज करा, इसका पहले T1 टेम्परेचर था, उससे टी तक आया, तो इसने कितना लूज करा हीट, वो ये हो गया, और इसने कितना गेन करा दूसरे ने, ये होगा T माइनस T2, राइट। इसका फाइनल टेम्परेचर T, इनिशियल उसका T2 था, पहले कोल्ड था, तो जितना इसने लूज करा उतना ही इसने गेन करा, तो वो है, राइट। T इक्वल फाइनल टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज, T1 है फाइनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी वन, T1 नहीं, फाइनल नहीं है, यहाँ पे होगा गलत है, नहीं नहीं, मैं इसको सही कर दूंगा, इनिशियल है, राइट। ई क्या है, इनिशियल, इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है। T1 और T2, T है फाइनल टेम्परेचर बोथ बॉडीज। देखो, if calorimeter is used for mixing the two substances A and B, we must take into account the heat energy gained by the calorimeter also, right? If mass of calorimeter is m and the specific heat capacity of its substance is C, it will gain heat energy equal to mc T1 minus T. Then equation will be taken in the form, ये देखो ये क्या होगा, हीट लॉस्ट एक बॉडी से, हीट गेन्ड ये बॉडी, प्लस क्लोरीमीटर ने भी हीट गेन करा, तो ये, राइट। सिंपल है यार फंडा, जितना हीट लॉस हुआ हीट गेन उसका समीशन हो जाएगा, राइट। अभी सम गिव रीजंस, इंपॉर्टेंट चीज, इस चैप्टर में से दो ही चीजें आती हैं, न्यूमेरिकल्स और गिव रीजन, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए वही प्रिंसिपल ऑफ क्लोरीमेट्री है, गिव रीजंस ये अभी हम कर लेते हैं, स्पेसिफिक हीट वगैरह ये सारा कुछ है, ठीक है। द क्लाइमेट नियर द सी शोर इज मॉडरेट, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, एक लाइन में बोलूँ तो यही है, पूरे के पूरे पढ़ लेना, वही बात निकल पाएगी। वाटर इज यूज्ड एज एन इफेक्टिव कूलेंट, फिर से क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर, ठीक है। मतलब सबके लिए एक लाइन का आंसर यही है, बस थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देना कैसे, उसके लिए आप ये पढ़ लेना फिर से। The farmers fill their fields with water to protect their crops from frost, वही बात आ गई, specific heat of water is more, right। पढ़ लेना कैसे। All plants and animals have a high content of water, यहाँ पे वही है। The base of a cooking pan is made thick, अभी यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। By making the base of cooking pan thick, its heat capacity becomes larger, right।
due to which it gets heated slowly and it imparts sufficient heat energy at a slow rate to the food for its proper cooking, and after cooking it keeps the food warm for a long time. क्योंकि उसके पास अभी काफी स्टोर्ड एनर्जी है, हीट एनर्जी है ना, अब जब गैस स्टोव बंद भी करती है अभी भी उसके पास काफी हीट एनर्जी स्टोर्ड है. The base of an electric iron is made thick and heavy. वही बात है. The heat capacity of base of the electric iron becomes large and it remains hot for a long duration even after the current is switched off. ठीक है. The vessel used for measurement of heat is made of a thin sheet of copper. वही क्योंकि उसकी हमने हीट एनर्जी कम करना चाहते हैं यहाँ पे, ताकि वो लॉस ना हो हीट का, राइट. देखो चेंज ऑफ स्टेट यहाँ पर फेज, इसको इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड द चेंज ऑफ फेज. सॉलिड से लिक्विड से गैस जाता है, राइट. अगर सॉलिड से सीधे गया तो सब्लिमेशन, ये पढ़ लेने तो हमें वैसे ही पता है, मेल्टिंग फ्रीजिंग होता है, वेपोराइजेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, सब्लिमेशन होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है, राइट. मेल्टिंग एंड फ्यूजन, द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फेज बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग, है ना. सॉलिड से लिक्विड जाएंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे. हमेशा जो भी चेंज ऑफ फेज होता है ना वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, याद रखना हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा कभी भी चेंज ऑफ फेज. तो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट जो हो जाता है डेफिनेशन में, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. ये नहीं लिखा तो भाई मार्क्स नहीं ही देंगे मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई भी, ठीक है. द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड. वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट. ये देखो अगर ग्राफिकली बोले तो क्या होगा, आइस प्लस वाटर मेल्टिंग, टेम्परेचर जीरो, टाइम पहले उसी टेम्परेचर पे रहेगा, अभी आइस से पहले वाटर हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, यहाँ तक हुआ, उसके बाद में वाटर जब बन गया फिर उसका टेम्परेचर रेज होने लगा, तब तक जब तक फेज पूरा चेंज हो रहा था उसी टेम्परेचर पे रहेगा सारा कुछ. Most substances like lead, wax, etc. expand on melting, but some substances like ice contract on melting. याद रखना जब आइस को मेल्ट करते हैं तो वो कंट्रैक्ट होने लग जाती है, राइट. वही एनामलस बिहेवियर ऑफ जो वाटर होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा डेंस होता है ना, वो वाला बात. इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच कंट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग लाइक आइस डिक्रीजेस बाय द इंक्रीज इन प्रेशर. ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ऐसे सब्सटेंसेस का डिक्रीज हो जाता है इंक्रीज ऑफ प्रेशर से. या आप ट्राई भी कर लेना, आप कभी आइस क्यूब्स लेना अपने हाथ में, उसका जोर से दबाओगे ना तो पानी बनने लग जाएगा, क्यों, आपने प्रेशर इंक्रीज करा, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया. डिक्रीज का मतलब क्या है, अगर वो अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे आई, आपने उसको ऐसे दबाया, प्रेशर इंक्रीज करा, तो अभी उसका मेल्टिंग पॉइंट जो आपके अंदर हाथ के अंदर जो पानी है ना, अभी वो -5 या -10 डिग्री पहुंच चुका है. इसका मतलब अभी वो 0 डिग्री पे वाटर रहना चाहता है, राइट. वो बात है. वेयर एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंसेस सच एज वैक्स, लेड एक्सेट्रा which expand on melting increases by the increase in pressure. ठीक है. इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन मेल्टिंग पॉइंट, ये भी मतलब सारा कुछ जो भी वैसे मैंने पीडीएफ बनाया सारा कुछ इंपॉर्टेंट ही है इसमें, मैं मोस्टली वही चीजें कवर करता हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है, right? और ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर में यही चीज होती है, यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन आए. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेज बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज. याद रखना, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेज बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन इट. एग्जाम्पल क्या है, जो कुल्फी बनाते हैं, आइस मेड ऑफ सॉल्टी वाटर टू मेक अ फ्रीजिंग मिक्सचर विच इज यूज टू मेक कुल्फीज. ठीक है. अगर हम आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, आपके पास वो होगा आइस क्यूब के ऊपर सॉल्ट छिड़कना, वो वो होने लग जाएगा, मेल्ट होने लग जाएगा, राइट. वही बात. वेपराइजेशन और बॉइलिंग, ये क्या होता है अभी, द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस phase on absorption of heat at a constant temperature, फिर से constant temperature is called vaporization. The particular temperature at which the vaporization occurs is called the boiling point of liquid, right? इसका ग्राफ ये रहा, पहले लिक्विड था, टाइम बढ़ता गया, यहाँ तक 100 तक पहुंचा वाटर, उसके बाद अभी वो बॉयल होने लग गया तो सेम रहेगा उसका टेम्परेचर, राइट. चेंज इन वॉल्यूम ऑन बॉइलिंग, ऑल लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन बॉइलिंग. ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई वाटर वूटर कुछ नहीं, सारा कुछ एक्सपैंड होता है बॉइलिंग पे. इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग, the boiling point of a liquid increases with the increase in pressure and decreases with the decrease in pressure. ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करोगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा. अगर 100 डिग्री पे होना था वाटर ने बॉइल, प्रेशर अप्लाई करोगे वो 110 डिग्री पे हो गए, उससे ज्यादा. ठीक है. और अगर प्रेशर डिक्रीज करोगे तो 90 डिग्री पे हो जाएगा, ऐसे, राइट. दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज यूज्ड इन प्रेशर कुकर्स. ठीक है, वेयर ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्रेशर वाटर बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर, देयरफॉर द फूड इज कुक्ड क्विकली. ठीक है, जो होता है प्रेशर कुकर्स उसमें यही
काम करा जाता है। और उसमें प्रेशर ज्यादा होता है जिसकी वजह से अभी वाटर 120 डिग्री पे बॉयल होगा। 120 डिग्री पे होगा तो जो अंदर जो आपके वेजिटेबल्स हैं उनको ज्यादा हीट अभी प्रोवाइड होगा, राइट, तो इसलिए वो जल्दी कुक हो जाएंगे। Effect of impurities on the boiling point. The boiling point of a liquid increases by addition of impurities to it, right? Latent heat and specific latent heat. वो specific जो heat capacity था उसी का एक दूसरा फॉर्म है जो heat phase जो change of phase में होता है, right? उसी को बोलते हैं। कैसे? Since the heat energy absorbed or liberated in change of phase is not externally manifested by any rise or fall in temperature, right? It is called the latent heat. Latent का मतलब होता है छुपी हुई, ठीक है, छुपी हुई हीट। क्योंकि जब बॉइलिंग हो रहा है या फिर ये हो रहा है मतलब जो भी जब भी चेंज ऑफ फेज होता है टेम्परेचर सेम रहता है तो हमें लगता है हीट एनर्जी का तो कोई फ्लो ही नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, नहीं तब भी हो रहा होता है। लेकिन जो हो रहा होता है वो हमें टेम्परेचर नहीं दिखा पा रहा, राइट, तो उसको हम बोल देते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट व्हेन एक्सप्रेस्ड फॉर यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट। वही बात, अगर यूनिट मास के लिए बात करें तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट, और ये डिनोट करा जाता है बड़े एल से। ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन एम, वेयर Q इक्वल टू हीट एनर्जी absorbed और liberated by the mass m of a substance during its change of phase at a constant temperature। m क्या है, mass of the substance। The specific latent heat of a phase is the quantity of heat energy absorbed or liberated by unit mass of the substance for change in its phase at a constant temperature। ठीक है, बाय यूनिट मास याद रखना। इसके भी आप वैसे निकाल सकते हो यूनिट्स, Q का पता है, m का पता है, राइट। Specific latent heat of fusion of ice. Heat energy released when a unit mass of water at 0 degree Celsius freezes to ice at 0 degree Celsius without any change in temperature। उसको हम बोल देते हैं specific latent heat of fusion of ice। अभी ऐसे specific latent heat of melting of ice क्या है? Heat energy required to melt a unit mass of ice at 0 degree Celsius to water at 0 degree Celsius without any change in temperature। For water, specific heat of fusion or melting is 80 calorie per gram, right? ये मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, 2 मिनट। मेरे हिसाब से शायद और होता था। नहीं सही है, हाँ इतना ही है, सही। देखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ किनेटिक मॉडल। द लेटेंट हीट और द हीट एनर्जी absorbed during the change of phase does not increase the kinetic energy of the molecules of the substance, therefore temperature does not increase, है ना, but increases the potential energy of the molecule। ठीक है, टेम्परेचर होता है मेजरमेंट ऑफ किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो लेटेंट जो हीट है वो किनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा रही मॉलिक्यूल से, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रही है, इसलिए हमें टेम्परेचर का कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा वहाँ, राइट। अभी की रीजंस और आ गए। सबसे पहला, स्नो ऑन माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस। ठीक है, ये लेटेंट हीट वाला आ गया। द रीजन इज दैट द आइस हैज अ हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इक्वल टू 336,000 जूल पर किलोग्राम। उसका बहुत ज्यादा होता है आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। It is due to this fact that it changes into water slowly as it gets heat energy from the sun. If latent heat would have been low, अगर कम होती latent heat, all the snow would have melted in a short time on getting heat from the sun, and there would have been flood in the rivers, right? In cold countries, water in lakes and ponds does not freeze all at once. वही फिर से वही बात है। The reason is that the specific latent heat of fusion of ice is sufficiently high. The water in lakes and ponds will have to liberate a large quantity of heat to the surroundings before freezing. The layer of ice, if formed on water, being a poor conductor of heat, will also prevent the loss of heat from the water of the lake. Hence, it does not freeze all at once, right? तो ऐसे ये आगे जो 3 की भी रीजन है ये भी पढ़ लेना। ऐसा नहीं है भैया, अगर मैं नहीं पढ़ रहा तो उसका मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है, राइट। लेकिन वही बात है, अभी मैं भी सिर्फ पढ़ के ही आपको बता रहा हूँ तो कोई डजंट मेक अ डिफरेंस, राइट। तो ये सारे गिव रीजन पढ़ लेना। और ये चैप्टर भी ना काफी न्यूमेरिकली ज्यादा
डिविएटेड ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पे है इस चैप्टर का कंटेंट, राइट। तो वही बात है, मैं इसके जब प्रैक्टिस वीडियो वाले जो वीडियो डालूंगा तो वो भी आप देख लेना, वहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ईजी हो जाएगा, राइट। बहुत इजी कंसेप्ट है इसमें, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है उसके ऊपर ही सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उसके हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आप एक बार यूज टू हो गए तो सही हो जाएगा, राइट। तो ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही।